1 अप्रैल को कहानी चतुर जो शी की। जो शी से श्रीलंका यूक्रेन सब परेशान। Чи продати нам, але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу. जो शी के चक्कर में बर्बाद पाकिस्तान। वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है। प्रेस्लर सैंक्शंस। जो शी दुनिया के 2 सबसे चालाक खिलाड़ी। जो शी ने पूरी दुनिया का अप्रैल फूल बनाया। දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ටික අපේ මේ ඔක්කොම මස් මාළු ටික ළමයින්ගේ කිරිපිට මේවා ටික ඔක්කොම සවුත් වෙලා යනවා. जो शी दागाबाज रे। जो शी दगाबाज। आप ये समझ गए होंगे कि यहां पर जो कौन है और शी कौन है, यानी कि जो है जो बाइडेन और शी कौन है, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई, किसी और अमेरिका के एलाई ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी। नेटो भी अमेरिका के साथ था। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. दुनिया का सुपर पावर सिर्फ अप्रैल फूल बनाता है। अमेरिका ने जिससे दोस्ती निभाई वो बर्बाद हो गए। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका, दोस्तों को अप्रैल फूल बनाने वाला अमेरिका। अमेरिका की विश्वसनीयता पर भरोसा करना खतरनाक है। पिछले कई सालों में अमेरिका ने जिन जिन देशों को अपना दोस्त मानने का दिखावा किया, वो देश आज बर्बाद हो गए हैं, कहीं के नहीं रहे। अमेरिका के बारे में इतनी बड़ी बात अगर कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई लॉजिक भी जरूर होगा। अमेरिका अप्रैल फूल बनाता है, इसका खुलासा गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान ने अपने देश को संबोधित किया तो अमेरिका की दोस्ती के बाद शुरू हुई पाकिस्तान की बर्बादी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था, जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे, वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है। प्रेस्लर सैंक्शंस। अमेरिका ना नाराज हो जाए। कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि आपका अपना जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वही आपके मुल्क में आए, ड्रोन अटैक करे, जज जूरी एक्सिक्यूशनर यानी वही फैसला करे कौन दहशतगर्द है, उसको मार दे, कोई पता ना तहकीक हो कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वाकई दहशतगर्द था। इमरान खान ने जो बात कही है
उसका मतलब यह है कि जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, तब तक अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया, और जैसे ही अमेरिका का काम खत्म हो गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जब तक रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान का साथ दिया। जब तक अफ़गानिस्तान में तालिबान को हटाने के लिए, रूस को हटाने के लिए उसको ज़रूरत थी, पाकिस्तान का साथ दिया। अब पाकिस्तान उसके लिए ज़रूरी नहीं रह गया, पाकिस्तान की उपादेयता कम हो गई है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई और मुल्क भी अमेरिका से अप्रैल फूल बनते रहे। ताजा उदाहरण है यूक्रेन। यूक्रेन को भी जो बाइडेन ने गजब का अप्रैल फूल बनाया। यूक्रेन को उकसा कर अमेरिका ने उसे रूस के साथ युद्ध लड़वा दिया। जब यूक्रेन रूस के साथ भिड़ गया तो जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, सिर्फ हथियार और पैसे यूक्रेन को मदद के रूप में देंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों की दगाबाजी से बौखलाए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ताना भी दिया, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल यूक्रेन अकेले दम पर भी रूस से पिछले करीब 1.5 महीने से मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के अप्रैल फूल का शिकार एक और देश हुआ है, वो है अफगानिस्तान। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को अप्रैल फूल बनाया। आतंकी संगठन तालिबान को खत्म करने के मकसद से ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में साल 2002 में सैन्य अभियान शुरू किया था। 20 साल तक 610 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज लौट आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया है कि कोरिया से लेकर के कोरिया, सीरिया, वियतनाम और इराक, लीबिया, कुवैत, अफगानिस्तान, इस सब जगहों पे अमेरिका ने अपने हाथ डाले हैं और अपने हाथ जलाए हैं। वो दूसरे देशों को मदद करने का बहाना दे करके पूछता है और उसके बाद फिर उनको मझधार में छोड़ देता, और एग्जैक्टली यही चीज़ अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका भारत का समर्थन चाहता है, जबकि भारत रूस से अपनी पुरानी दोस्ती और आजाद विदेश नीति के कारण रूस का विरोध नहीं कर रहा है। भारत को चेतावनी देते हुए भारत दौरे पर आए अमेरिका के एनएसए दलीप सिंह ने कहा कि जब भारत और चीन के बीच विवाद होगा तब रूस भारत को बचाने नहीं आएगा। यहाँ सवाल तो यह है कि जिस अमेरिका पर दुनिया के कुछ देशों ने भरोसा किया, आज उनकी हालत क्या से क्या हो गई। दुनिया को भरोसे का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज कितना भरोसेमंद है, यूक्रेन, पाकिस्तान और अमेरिका से बेहतर भला कौन बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हालांकि ये बात शीशे की तरह साफ है कि दोस्ती और कूटनीति की अहमियत दुनिया में भारत से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और शायद यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर देश भारत का साथ चाहते हैं। अपने डिप्टी एनएसए को भेजा तो भारत भेजा अमेरिका ने, तो रूस के विदेश मंत्री भी इस वक्त भारत दौरे पर हैं। यानी रूस और अमेरिका दोनों ही मुल्क भारत की कूटनीति के सामने नतमस्तक हैं। महायुद्ध के बीच भारत बनेगा शांति दूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की दुनिया कायल है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है 2 दिन के अंदर 2 सुपर पावर देशों के अधिकारियों, मंत्रियों की भारत यात्रा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गुरुवार को जिस वक्त भारत आए, उसी वक्त अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी भारत में मौजूद थे। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत से दोस्ती और कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाने आए थे, लेकिन रूस से दोस्ती को लेकर उन्होंने भारत को धमकी देने की कोशिश की। दलीप सिंह ने कहा, रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में रुकावट पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका इस बात से चिढ़ा हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध में
भारत अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। इसी वजह से अमेरिका ने चीन का डर दिखाकर भारत को धमकाने की कोशिश की। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा, भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यदि चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा करने के लिए दौड़ा चलाएगा। दरअसल पिछले 1 महीने से अमेरिका इस कोशिश में है कि अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसमें भारत भी अमेरिका का साथ दे, और शायद इसी वजह से अमेरिका के अधिकारी ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की। अमेरिका की ऐसी भाषा पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। अकबरुद्दीन ने अमेरिका के डिप्टी एनएसए की भाषा पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये हमारे दोस्त हैं, उनकी कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है। कोई तो उन्हें बताए कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका भारत को अपना दोस्त मानता है, लेकिन ये दोस्ती की न जाने कौन सी भाषा है कि उसे धमकाना पड़ रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख की तारीफ की। सर्गेई ने माना कि भारत ने पूरे विवाद को जाना समझा और एक तरफा फैसला नहीं लिया। एक और अमेरिका है जो दोस्ती का दम भरता है लेकिन धमकी देता है, तो वही रूस है जिससे बरसों पुरानी दोस्ती है और वो दिल से दोस्ती निभाना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दरअसल भारत जैसा दोस्त मिलना पड़ोसियों के लिए बेहद मुश्किल है, जबकि जो और शी पूरी दुनिया का अप्रैल फूल बना रहे हैं। शी ने श्रीलंका को कैसे बर्बाद किया, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए का। श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए की। श्रीलंका में डीजल खत्म, परिवहन ठप। श्रीलंका में पेट्रोल के लिए लंबी कतार। श्रीलंका में कागज स्याही भी खत्म हो गई। श्रीलंका में 2.25 करोड़ घरों में बिजली नहीं। श्रीलंका में बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद। श्रीलंका में नाराज 5000 लोग सड़क पर उतरे। श्रीलंका में जनता और पुलिस में हिंसक झड़प। श्रीलंका में आजादी के बाद से सबसे खराब हालात। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था की लंका किसने लगाई? श्रीलंका का अप्रैल फूल किसने बनाया? चीन के कर्ज के जाल में श्रीलंका ऐसा फंसा कि अब वहां महंगाई जबरदस्त है।
रोजमर्रा की जरूरी चीजों की किल्लत श्रीलंका के लोग लगातार झेल रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं और आलम यह हो चुका है, इससे नाराज जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। हिंसक झड़पें हो रही हैं और चीन श्रीलंका की लंका लगा करके मजे में। भारत के दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान, और दोनों ही पड़ोसी मुल्कों में इन दिनों हालात बद से बदतर हैं। पाकिस्तान में सियासी संकट है, पीएम इमरान खान का विकेट कभी भी गिर सकता है, तो श्रीलंका में अर्थव्यवस्था की हालत आजादी के बाद से सबसे खराब स्थिति में है और इन दोनों ही मुल्कों की बर्बादी के पीछे है चीन, दगाबाज चीन, जो इन्हें बीच मझधार में छोड़कर आज मजे काट रहा है। पाकिस्तान की हालत चीन ने कैसे खराब कर रखी है ये दुनिया जानती है, लेकिन श्रीलंका में कमर तोड़ महंगाई का आलम यह है कि बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीजें बहुत कम मात्रा में हैं। यहाँ तक कि कागज और स्याही भी श्रीलंका में खत्म हो गई है। කාරන්ට් එක නැතුව කියන්නේ ඊයේත් පැය 10යි අද දැන් පැය 13ක් කපනවා කියනවා. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ටික අපේ මේ ඔක්කොම මස් මාළු ටික ළමයින්ගේ කිරිපිට මේවා ටික ඔක්කොම සවුත් වෙලා යනවා. बर्बाद और तबाह श्रीलंका की जनता ने कोलंबो की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से हिंसक झड़पें हुई। हिंसक प्रदर्शन के कारण कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। මේ කරන් කැපිච්ච ඉඳන් අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. මොකද මේ අපේ සොසේජස් එකෙන් පොඩ්ඩක් මේ නරක වෙනවා. මේ කරන්ට් එක නැත්තම් පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ එහෙම මේ වෙලාවට තමයි අපිට बिजनेस එකක් කරගන්නේ. පැය 13ක් කපනවා කියන්නේ අපිට මේ එහෙම කරගන්න බෑ. මේ මොකද අපේ ඩීප් ෆ්රීසර් එකේ श्रीलंका में यह नौबत चीन की वजह से आई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों के कारण आई है। आपको शायद चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम होगा। चीन की ये वही पॉलिसी है जिसके तहत चीन छोटे मुल्कों को सस्ते दर पर कर्ज के जाल में फंसाता है। इसी पॉलिसी के तहत चीन ने दुनिया के छोटे देशों को करीब 385 बिलियन डॉलर यानी 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया है। और इसी पॉलिसी के तहत श्रीलंका ने महिंद्रा राजपक्षे के काल में चीन से जमकर कर्ज लिया। श्रीलंका पर चीन का 6 बिलियन डॉलर यानी 45,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। हम्बनटोटा पोर्ट के विकास के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया। चीन का ये कर्ज श्रीलंका समय पर नहीं चुका पाया। श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। चीन का ये कर्ज श्रीलंका को कितना भारी पड़ रहा है, इसे ऐसे समझिए कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 230 करोड़ डॉलर है, जबकि वो चीन से 600 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार से 2 गुना कर्ज चीन का श्रीलंका पर लदा है। लिहाजा नौबत ये हो गई है कि श्रीलंका आज दाने दाने को मोहताज है और 1948 में आजाद होने के बाद से ऐसा पहली बार है जब श्रीलंका भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और तब श्रीलंका की मदद के लिए चीन आगे नहीं आया है, बल्कि भारत ने उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बिम्स्टेक देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे को भरोसा दिलाया था कि भारत उनके देश को आर्थिक मदद देना जारी रखेगा। भारत ऐसे मुश्किल हालात में उन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अब आगे बढ़ा रहा है जो श्रीलंका ने पहले चीन को दिए थे, और पिछले कुछ महीनों में ही भारत श्रीलंका को करीब 240 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मुहैया करा चुका है। तो पड़ोसी देशों का सच्चा दोस्त कौन है और कौन दगाबाज है, यह एहसास श्रीलंका को भी हो चुका है। और अब वो चीन की कर्जे वाली नीति में फंसने के बाद फिर से चीन की ओर दोस्ती का हाथ न बढ़ाने की कसमें खा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बात पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की, जितनी पूर्व पत्नी रहम खान ने आज टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज एडिटर मीनाक्षी खंडवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इमरान की चिट्ठी वाले ड्रामे और इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के जादू टोने पर खुलकर बात की और ये कहा कि 3 अप्रैल को उनका बर्थडे है और इमरान की पीएम पद से विदाई उनके लिए सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा होगा।
नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 75 साल 22 प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, लेकिन पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इमरान खान भी अब उसी सूरत हाल में दिखाई दे रहे हैं। नए पाकिस्तान का वादा था, लेकिन नए की बात तो अलग। लेकिन पाकिस्तान महंगाई से लेकर तमाम झंझावातों से लगातार जूझते हुए राजनीतिक उठापटक के एक ऐसे दौर में आ गया है जहां पर पाकिस्तान के भविष्य को लेकर पाकिस्तान को तो चिंता है ही, लेकिन हिंदुस्तान भी अपने पड़ोस में हो रहे इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। इमरान खान के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, कहां पर वो चूके और अब जो परिस्थितियां हैं वो भविष्य में किस तरफ ले जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पड़ोसी देश पाकिस्तान से इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहाम खान इस वक्त जुड़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रेहाम खान। रेहाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। रेहाम, कल न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि हिंदुस्तान भी बड़े करीब से देख रहा था और पूरा विश्व ये देख रहा था कि आखिर इमरान खान अपने संबोधन में क्या कहते हैं। वो आए, कई इमोशनल बातें उन्होंने की, अमेरिका का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, हिंदुस्तान के लिहाज से बातें की, अपनी आवाम को संबोधित किया। लेकिन कल जब आपने वो स्पीच सुनी, उस स्पीच के आपके लिए क्या मायने थे? हाय मीनाक्षी, थैंक यू। सच पूछे तो हमने पूरी स्पीच नहीं सुनी और बहुत से लोग पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जो एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और जो ऑब्जर्वर्स भी हैं, उनके लिए बहुत ही बोरियत हो जाती है, क्योंकि बार बार हम सिर्फ 4 साल से नहीं सुन रहे जब से वो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं। हम ये मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ पाया, मेरे पास सब कुछ था, मुझे जरूरत नहीं थी इस कुर्सी की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, ये कुर्बानी, ये वो, और फिर ये एंटी अमेरिकनिज्म, ये सब हम सुन सुन के बहुत तंग आ चुके हैं। हम अक गए हैं, उकता गए हैं। और सच पूछे तो मैं आपको हल्फन ये बात बता रही हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने कोई 2-3 मिनट सुना और उसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था, सुनने से पहले भी मैं आपको बता सकती थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं। और ये एक आखिरी फेयरवेल स्पीच थी। आपको मालूम है कि एक दिन पहले उनको ये स्पीच करने से रोक दिया गया था और ये उनका आखिरी चांस था। तो मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको एक ये मौका दिया कि आखिरी बार अपनी भड़ास निकाल ले, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उनको आइंदा मौका मिलेगा। वो ऐसा चाहते जरूर हैं कि वो कोई जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का रुतबा के तक पहुंच सके, या वो चाहते हैं कि कोई वो सियासी शहीद हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उनकी ना तो सियासत में इतनी क्या कहना चाहिए मैच्योरिटी थी, और ना वो जब गवर्नेंस में आए तो उन्होंने कोई काम अवाम के लिए, जनता के लिए या अपनी पार्टी के लिए की। यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट नहीं करती। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होने जा रहा है, जो कि इत्तफाकन मेरी सालगिरह के दिन, मेरे जन्मदिन के दिन जिसका वोट काउंट होगा, वो एक्चुअली ऑपोजिशन नहीं कर रही। ऑपोजिशन तो कर ही रही है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी वाले उनको निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंतकामी सियासत और गुस्से, गाली गलूच और जात की सियासत अपने 4 साल गंवाए हैं, अपने भी गंवाए हैं, अपनी इज्जत भी गंवाई है। लेकिन हमारी मुल्क की सूरत हाल बहुत बुरी हो गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। और आपने देखा कि जाते जाते भी वो बाज नहीं आए, जाते जाते भी उन्होंने अपनी जाती मफाद की खातिर कौम के जो फायदा है, मतलब एक बैनुल-अक़वामी सतह पे, एक इंटरनेशनल सतह पे हमको इम्बैलेंस कर गए। जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे सकते थे, ग्रेसफुली रिजाइन कर सकते थे, कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ वो क्यों जा रहे हैं जबकि उनके पास नंबर्स नहीं है? आप इसके पीछे क्या वजह मान रही हैं? देखिए, वो तो लोगों की अच्छी सलाह मशवरा गुज़िश्ता 7-8 सालों से भी सुन सकते थे। हम सब ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो सोच है वो समझने की जरूरत है। वो अपना जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको जानते हैं। वो उनका एक कल्ट सपोर्टर है जो उन्हीं की तरह अहमकाना सोच और अहमकाना हरकतें करता है। और वो बिल्कुल, अगर आप उनको कहेंगे कि ये आपके सामने अहंकारी हैं, देखिए ये इनका जो फॉलोअर है उनकी तरह है। आप इमरान नियाजी को कहें कि ये लाल है, उनको नीला ही दिखेगा। उनका जो फॉलोअर भी है उसको आप कहते रहे कि ये सामने लाल लिखा हुआ है, उसको नीला ही दिखेगा। आप उनको बता दीजिए कि पाकिस्तान लिखा है, उनको इंडिया ही दिखेगा। उनको आप बता दीजिए कि आप ही के एम्बेसडर ने ये खत लिखा है, लेकिन उनको लगेगा कि बैरूनी साजिश है। और इमरान इस बात को समझते हैं
और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहते हैं कि जाते जाते वो इसी बात को कि अमेरिका ने मुझे निकाला और कोई बैरूनी साजिश है और मैं तो बहुत नेक था और मैं तो मुल्क के मफाद के लिए खड़ा था, बाकी सारे चोर डाकू हैं, बाकी सारे माफिया हैं, गॉडफादर्स हैं, मैं बहुत साफ शफाफ था और लोग मुझको मतलब खुदा ना खास्ता वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपने को मिलाना चाहते हैं। उनके तो इस किस्म का एक सोच है और कॉम्प्लेक्स है। He thinks and behaves like a demigod और मैं तो इंडिया को कसूरवार ठहराती हूँ क्योंकि ये डेमीगॉड स्टेटस आप लोगों ने उनको दिया सबसे पहले, उनको खान खान कह के और इतना ज्यादा उनको चढ़ा दिया कि ऐसा सेलिब्रिटी, क्योंकि जो कि सेलिब्रिटी की मन से उतरने पे रजामंद ही नहीं है, तो ना उनको अपनी जो शिकस्त है वो कबूल है। और वो जाते आप इंडिया के लिए कह रही हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के वो बड़े हीरो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो किया है क्रिकेट की दुनिया में और पूरी दुनिया में जो नाम उन्होंने कमाया है, तो वो हिंदुस्तान से नहीं, वो आवाज तो पहले पाकिस्तान से ही निकली है। बहरहाल जब वो सत्ता में आ रहे थे, देखिए मीनाक्षी, क्योंकि मैं आपसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप 1992 से जीतने से पहले और इमरान ये ऑलराउंडर बनने से पहले हमने उनकी जो परस्तिश देखी है वो उनके सेक्स सिंबल होने की वजह से देखी है, हार्ट थ्रॉब होने की वजह से, जो कि मैं समझती हूँ कि उस मगरिब को, जिस मगरिब ने उनको इतना सेलिब्रिटी स्टेटस दिया, उस इंडिया को जिन्होंने उनको इतनी मोहब्बत अकीदत दी, बड़ा खुले दिल से उनको डोनेशंस दी, और मैं समझती हूँ कि ये सब आप लोगों की देन है। पाकिस्तान ने तो उनको क्रिकेट के लिए सराहा, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स बनाए हैं, लेकिन हम उनको इस तरह से परस्तिश नहीं करते। इसी बात पे रेहाम हैरानी होती है कि पाकिस्तान महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर जिस तरह से जूझ रहा है, अब उन सब चीजों के लिए भी इंडिया को जिम्मेदार ठहराने लगेंगे, तो ये तो वही बात होगी कि ठीक है, मतलब अब कुछ एक इजी टारगेट या एक एस्केप गोट आपको ढूंढना है तो आपने उसका नाम ले दिया। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे रेहाम ये है, देखिए आप उनकी जीवन साथी रही हैं, आप उनकी हमसफर रही हैं। मीनाक्षी, हम तो बड़े प्यार से गिला कर रहे हैं कि आपने उनको इतना खूबरू और इतना हैंडसम बनाया, वो हैंडसम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया, तो खुदारा आप प्लीज बॉलीवुड में अगर कोई जगह हो तो उनको अपना लीजिए, क्योंकि ये मुल्क इनको और सह नहीं सकता। लेकिन कुछ तो देखकर आप भी मोहित हुई होंगी ना उन पर। ये तो इंडिया की सिर्फ परस्तिश या इंडिया की सिर्फ प्रेजेस नहीं है ना, आपको उनके भीतर कुछ अच्छा लगा होगा तभी जाकर आप शादी के संबंध तक उनके साथ पहुंची। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रही हूँ रेहाम, देखिए आप उनकी हमसफर रही एक समय के लिए, आपने उनके साथ जो जीवन का समय बिताया, नया पाकिस्तान बनाएंगे ये कहकर वो आए सत्ता में और बड़े सपने पाकिस्तान को दिखाए, लेकिन अगर आज वो नया पाकिस्तान बनाने में फेल हो गए तो उनकी हमसफर आप रही हैं, उस लिहाज से ऐसी 3 बातें जो आपको लगता है कि टोटली जहां पर फेल हुए हैं इमरान खान, ऐसी 3 बातें। मेरा ख्याल है कि कहीं भी कामयाब नहीं हुए। मेरा ख्याल है मेरे लिए आसान होगा बताना कि कामयाब कहाँ हुए हैं। वो कामयाब हुए हैं नफरत की सियासत फैलाने में, वो कामयाब हुए हैं हमें गाली गलौज सिखाने में, और ये जो रविश है, ये जो रिवाज है जो उन्होंने गाली गलौज का शुरू किया है, वो मेरा ख्याल है कि अब बाकी जो पार्टीज हैं उनके भी जो फॉलोइंग है वो भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने। वो एक दरबारी किस्म का जो बिहेवियर है, यानी कि लीडर के सामने कोई बोल ही ना सके, गैर जमहूरी अनडेमोक्रेटिक स्टांस, उसको मकबूल करने में कामयाब हुए हैं। वो एक गैर संजीदा जो एक सियासत है उसको पॉपुलराइज करने में कामयाब हुए हैं। वो बेदरेग मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने में कामयाब हुए हैं। यानी कि मैं समझती हूँ कि जितना उन्होंने क्रिकेट में कमाया, हम समझते हैं कि क्रिकेट में उनकी जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है उनको दुनिया उससे मुनकर नहीं हो सकती। क्रिकेटर वो अच्छे थे, और एज ए क्रिकेटर जो उनसे मोहब्बत की गई, जो दिखाई गई, उसको सारा मैं समझती हूँ उन्होंने गवाया है। और अगर वो एक काम भी कोई कर देते, मैं आपको बताऊं कि 3-4 साल उनको लगे, उन्होंने एक कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से वो याद रखे जाएं। जो कहते हैं ना, अपनी आखिरी स्पीच में कह रहे थे कि जी मैं कौम बनाना चाहता था, तो आपने कौन सी कौम बनाई? आपने कौम बनाई ऐसी जो कि गाली गलौज करे, खवातीन के लिबास के ऊपर इनकी सुई अटकी रही, इन्होंने तलाक के ऊपर हमको लेक्चर्स देते रहे, इन्होंने चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे वो कोई बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो, आपने उसको मोबाइल फोन्स के ऊपर, और मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आपका काम ये नहीं था, आपका काम ये था कि आप डॉलर जो 182 प्लस चला गया है उसको ना जाने देते, आपका काम था कि महंगाई ना बढ़ाते, आपका काम था कि खवातीन
ठीक और है। बच्चों की रेहम, आपने ये जो माहौल बात होता। आपने की, मैं इस पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहती हूँ। आपने खवातीनों के लिए, जो वहाँ पर महिलाएं हैं, उनके क्या, किस तरह का उनके वस्त्र होंगे, कैसे वो कपड़े, पहनावा जो उनका होगा, उस पर आपने एक टिप्पणी की, और बच्चों के लिए एक टिप्पणी आपने इमरान खान के लिहाज से की। मैं ये समझना चाहती हूँ, इमरान खान जैसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, लंदन को तो वो अपना दूसरा घर बताते हैं, पूरा एक वेस्टर्नाइज कल्चर देखा है, जब वो खुद सत्ता में पहुंचे तो वो भी उन्हीं चीजों में झुक गए या वहीं चले गए जो उससे पहले होता हुआ आ रहा था, जबकि लगा था कि उनके आने से कुछ खुलापन सोसाइटी में आएगा या और विजनरी नजरिए से वो चीजों को देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसमें आप इमरान खान की क्या मजबूरी मानती हैं या कहां पर कमी छूट गई? देखिए, आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों इम्प्रेस हुई, तो एक तो मैं पश्तून हूँ, हम बड़े मासूम किस्म के लोग होते हैं, तो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, एक गलती मुझको माफ होनी चाहिए उस बिना पे। लेकिन दूसरी बात जो है कि मैं वाकई समझती हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं वाकई समझती हूँ कि उनका बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में ऑस्कर विनिंग उनकी जो है करियर है, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके, लेकिन वो इतनी मजेदार तरीके से एक्टिंग करते हैं, आपको यकीन हो चलता है कि ये जो कह रहे हैं सच है, और ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हम भी बेवकूफ बन गए, लेकिन मैंने कुछ महीनों में देख लिया कि बाहर जो ये चेहरा दिखाते हैं और अंदर जो इनका मानना है, ये बिलीफ है, वो बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं कह रही हूँ कि मजहब कार्ड या ये जो लिबादा इन्होंने उड़ा हुआ है, ये इनकी जाती जो सोच है या जो जाती उनकी जो प्रेफरेंसेस है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। हर एक को हक है कि वो क्या पहनावा रखे, क्या फेथ फॉलो करे। मैं समझती हूँ कि हर एक को इजाजत होनी चाहिए। अगर कोई हिजाब करना चाहता है या कोई मिनी स्कर्ट पहनना चाहता है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है। और ऐसी कोई बंदिश क्या उन्होंने कभी आप पर भी लगाई जब आप उनके साथ रह रही थी, उनकी बेगम बनके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो आई ओ इट टू हिम, बिकॉज मेरी ये जो उर्दू है या हिंदी है जो इतनी अच्छी इंप्रूव हुई है, तो जब मेरी उनसे शादी हुई, तो जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो उनको मेरी ब्रिटिश इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि आप बाहर जब इंटरव्यूज देती हैं तो अंग्रेजी मत बोला करो, इससे सियासत खराब होती है। अब जाहिर आदत थी। खैर, उनकी मेहरबानी है कि मैंने उनके बात, क्योंकि बार बार वो ऐसी बात करते थे, लेकिन ये जो सारा उनका एक बाहर का जो दिखावा है, मुझे उनकी जिंदगी में या उनके जो शख्सियत है उसमें ये बहरूपियापन बहुत दिखाई दिया। मतलब डबल फेस जिसको कहते हैं, बाहर के लिए कुछ, अंदर के लिए कुछ। और मैं समझती हूँ कि ये जो भी इंसान किसी नजरिए से, किसी उसूल से नहीं जुड़ा होता, जो भी हो सकता है मीनाक्षी, मेरे और आपके सियासी जो ख्यालात हैं या जो जिंदगी के बारे में प्रिंसिपल्स हैं वो मुख्तलिफ हूँ, लेकिन आई विल रिस्पेक्ट कि आपके यू आर स्टेडफास्ट ऑन देम, कि आपकी कन्विक्शन है, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू इट। लेकिन जो शख्स यूं इस तरह फिरकी की तरह घूमे, जिसका काबा किबला बार बार मुख्तलिफ होता रहे, तो आपने कहा ना कि ये कैसे वेस्टर्नाइज थे और ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि तो ऐसा भी कभी हुआ कि उन्होंने आपके कपड़ों को लेकर टिप्पणी की हो, आपके खाने पीने को लेकर कोई टिप्पणी या किसी तरह की रोक आप पर लगाई हो, या पुरुषों से बात करने पर कोई रोक लगाई हो? इस तरह की घटनाएं भी कभी हुई जब आप साथ रह रहे थे? मैंने तो खैर इतनी बड़ी किताब लिखी है, लुमिनस बुक, बहुत डिटेल में लिखी है, और मुझे तो उनके जो सोच है उससे बहुत इख्तलाफात थे। जो उनके उसूल हैं या जो लैक ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि उसूल ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा इख्तलाफ था। यानी कि मैं समझती हूँ कि सच बोलने ही में जीत है। और आज आप देखिए कि आज मैं बड़े अफसोस और हमदर्दी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि आज मुझे कोई खुशी नहीं है कि एक हीरो जिसको एक लास्ट होप समझा जाता था, उम्मीद समझा जाता था, आज वो होप जो है उन्होंने खुद अपने चेहरे से नकाब उतार दिया है। अब आपको रेहम खान की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा कहता है और जो करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये इख्तिलाफ थे, ये मैं समझती थी, और मैं इतने लोग जो इनके इर्द गिर्द थे, क्या मैंने इनको नहीं बताया कि इन लोगों को आप जुदा करें? वही लोग आपने देखे। अगर वो सलाह लेना चाहते, अगर वो अच्छा मशवरा लेना चाहते, दोस्त का, बीवी का, किसी रिश्तेदार का, तो वो बहुत पहले ये सलाह मशवरा ले चुके होते। लेकिन वही इस इगोटिस्टिकल अना के पुजारी हैं, तकब्बर है उनमें, और वो क्यों ये स्टांस जो लिया है कि आई विल फाइट टिल द लास्ट बॉल, क्योंकि उनका जो फॉलोअर है उनको उसको मैनिपुलेट करना आता है जी। वो समझ रहे हैं कि ये साजिश का मैं एक ढोंग रचाऊंगा तो मेरा जो बेचारा फॉलोअर है, क्योंकि उनका फॉलोअर कौन है, वो बहुत नौजवान है, उसने खुद कभी रोजगार कमाया नहीं, वो उन्हीं की तरह बेरोजगार है, वो उन्हीं की तरह औरों के रहमो करम पे है।
तो इस वजह से उनको पता है कि इसको मैंने किस तरह से बरगलाना है। एंड एज हमारे बहुत एक इंटेलेक्चुअल है यहाँ पाकिस्तान में, उनका एक आर्टिकल में उन्होंने ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द पाइड पाइपर। तो आई थिंक कि इमरान वाज द पाइड पाइपर। अब बहुत थोड़ी फॉलोइंग रह गई है और आप दुआ कीजिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए हम एक नई बिगिनिंग हो इंशाल्लाह। रमजान का मुबारक महीना है, उसका आगाज भी उसी दिन से होगा। और जैसे मैंने आपको बताया मेरा जन्मदिन भी, तो मैं समझती हूँ कि अब हमको ये एक सबक सीख जाना चाहिए कि कैसे आप इतनी मोहब्बत को यू नो हाउ टू लूज योर फेम एंड लव in 10 days. I think that's the new मैं एक पॉइंट अब और यहाँ इस बातचीत में लाना चाहती हूँ, और आप मुझे माफ़ करिएगा कि मैं ये दो नाम एक साथ ले रही हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक तरफ आपका नाम लूँ और दूसरी तरफ मैं बुशरा बीबी का नाम लूँ। लेकिन अगर मैं इस नज़रिए से भी बात करूं कि मैं एक तरफ देखती हूँ इमरान खान शादी करते हैं रेहाम खान जैसी हस्ती से, जो जर्नलिस्ट रही हैं, जिन्होंने अलग क्षेत्र में खुद को साबित किया है, पूरी दुनिया उनको जानती है। फिर हम देखते हैं कि आपसे अलग होने के बाद उनकी शादी होती है बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी को लेकर एक अजीब सी मिस्ट्री उनके इर्द गिर्द घूमती है। इनफैक्ट आप तक भी ये खबरें पहुंची होंगी जो पूरी दुनिया देख रही है। बनी गला, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो, जहां पर उनका घर है वहां पर मुर्गे जलाए जा रहे हैं, कुछ जादू हो रहा है, टोना टोटका किया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान बच जाए। ये किस तरह की बातचीत है जो इस समय सुनाई दे रही हैं, और जब आप तक ये बातें पहुंचती हैं, बुशरा बीबी का किरदार आप किस नजरिए से उसे देखती हैं? देखिए, मैं आई फील अनकंफर्टेबल किसी और खातून के बारे में बात करते हुए, चाहे उनसे मेरा जाती कोई मसला भी हो। लेकिन आई डू ऑल्सो थिंक कि जिंदगी चलती है सोलमेट के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मेरे साथ इसलिए नहीं उनकी शादी या विवाह चल सका क्योंकि मैं बहुत असूल परस्त हूँ और मैं बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी हूँ। आई डू बिलीव कि मुझे अगर कोई मेरे साथ शख्स है, वो चाहे मेरा भाई है या मेरा बेटा है या मेरा शौहर है, मेरा शरीके हयात है, तो उसके लिए मुझे अपनी जात को या शख्सियत को बदल नहीं देना चाहिए। आई डोंट बिलीव कि आई शुड चेंज माई सेल्फ फॉर माई लाइफ पार्टनर। आई फील के लाइफ पार्टनर हो या आपका फैमिली हो या फ्रेंड हो, उसकी और आपकी जो डायरेक्शन है, जिंदगी की जो दिशा है, वो एक होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो वो फिर रिश्ता नहीं चल सकता। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो भी है ये बुशरा, उनको दोष देना मेरा ख्याल है गलत बात है, क्योंकि जाहिर है उनके आपने कहा कि आपने जो एडवाइसेस कभी भी इमरान साहब को दी उन्होंने सुना नहीं क्योंकि वो अहंकारी हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुशरा बीबी की बातें उन्होंने सुनी है, या सियासी रूप से कोई दखल बुशरा बीबी का उनके जीवन में रहा है इमरान खान के? क्योंकि ये कई बार डिस्कोर्स में ये बातें आती हैं। देखिए, मैं आपको कुछ बातें आप समझने वाले समझ जाएंगे। अगर इमरान मेरे साथ होते तो मेरा शौहर तो कहीं किसी इंसान को या किसी कब्र को सजदा करते हुए आपको कभी ना दिखाई देता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ अगर होते तो जब मैंने काली दाल देखा का जो मैंने जिसके बारे में लिखा भी है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मेरे नजदीक ये जहालत भी है, ना वेस्टर्न सोच में इसकी जगह है, ना हमारे ये जो रियासत मदीना का हमें भाषण देते रहते हैं वहां भी इसकी गुंजाइश नहीं। कल बल्कि उन्होंने स्पीच में शिर्क का जिक्र किया। अब मैं आई फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि ऊपर वाला है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरा ख्याल है कि इंसान को किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये आपको कह सकती हूँ कि मेरे साथ अगर इमरान होते तो वो कभी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चोर रास्ते से ना बनते, मैं बनने ही ना देती, क्योंकि मुझे ये बातें पसंद ही नहीं है। जिस तरीके की उनकी जबान है, जिस तरीके की उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, ये इसी पार्टनर के साथ मुमकिन। मेरे साथ वो होते तो वो प्राइम मिनिस्टर ना बनते, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि आज जिस तरह से लोग झोलियां उठा उठा के उनको बददुआएं दे रहे हैं, आप पाकिस्तान में आके देखें 4 साल पहले और 4 साल अब की जो सिचुएशन है, आप देखिए कि 12-12 घंटे बिजली नहीं है, गैस हम अफोर्ड नहीं कर रहे, LNG का अलहदा स्कैंडल चल रहा है, महंगाई का आलम देखिए, और डॉलर की रुपए की कदर में जितना ये पस्ती आई है, ये इन्होंने बहुत जुल्म किया है। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। मैं समझती हूँ कि बहुत सी माओं की, बहुत सी बहनों की, बहुत सी घरों में से इनके लिए बद्दुआ निकली है, क्योंकि आप जुल्म करके। वो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, विदेशी ताकतों का हाथ है। इसका क्या मतलब है? विदेशी फंडिंग है, सीक्रेट लेटर का जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भी जो है इन्वॉल्वमेंट है। इन सब बातों का कोई मतलब है आपके लिए?
देखिए, इमरान के खिलाफ जो भी है ना वो बैरूनी साजिश है, चाहे वो आपका पाकिस्तानी डिप्लोमेट हो, चाहे वो कोई पाकिस्तानी एंकर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई आपका पार्टी का शख्स हो, क्योंकि ये डिक्टेटरिज्म, ये डिक्टेटोरियल रिवायत है, फैशिज्म है कि आपके खिलाफ जो बोल रहा है वो चोर है, वो गद्दार है। यानी कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है, लेकिन आप साफ सुथरे हैं, आप गद्दार नहीं हैं। जो खत जिसकी वो बात कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने इस तरीके से, आपने देखा, मुझे दोबारा शर्म आई कि आज जिस तरीके से तरदीद किया है उनके गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने, 2 स्पोक्स पर्सन ने 15 सेकंड नहीं लगाए, और जिस तरह से उन्होंने हंस के, यानी कि एक हमारी तजलील हुई है, और इनको शर्म नहीं आती कि जाते जाते मुल्क के मफाद को खराब कर रहे हैं। कि आप डिप्लोमेसी आपने हमारी सऊदी अरेबिया से खराब की, आपने ईरान से खराब की। आपको याद है कि ये जो कहते हैं कि झुका नहीं, आप तो वो हैं जो सऊदी अरब को एक दिन आपका फॉरेन मिनिस्टर बातें सुना रहा होता है, दूसरी दिन सऊदी अरब के कहने पे मलेशिया नहीं जाता। आप तो वो हैं कि कभी किसी के ड्राइवर बन जाते हैं, और कभी कहीं से कॉल आती है तो आप उनको रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तो अब मैं ख्याल है कि जाते जाते भी अपने मफाद की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की नीयत है इनकी, कि इन्होंने जो कल स्पीच की और उसके बाद तरदीद भी आई, और एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने एक मरासला लिखा है, खत लिखा है, और आपको बताया है कि जी अमेरिका में क्या बात हो रही है, टीवी पे क्या बात हो रही है। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, ये तो आप लोग भी टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं, हम भी डिस्कस करें, लोग आपस में डिस्कस करते ही हैं। अमेरिका ने या किसी बैरूनी साजिश का इसमें कोई हाथ नहीं। एक ही साजिश है इमरान के खिलाफ, एक ही इनविजिबल हैंड है इमरान के खिलाफ, और वो उनका अपना हाथ, वो उनकी अपनी साजिश है। अपनी साजिश आप यहाँ बता रहे हैं, लेकिन इस लिहाज से पाकिस्तान की जो अभी तस्वीर है वो बड़ी परेशानी में दिखाई देती है। और 75 सालों के इतिहास में हम देखें तो 22 जो है प्रधानमंत्री अब तक कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लियाकत अली खान के समय से लेकर शाहिद अब्बास खाकानी तक के समय तक यही हुआ है, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का नाम अब इस लिस्ट में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से रेहाम, आप पाकिस्तान का भविष्य अब क्या देखती हैं? एक बार फिर इसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है? सैन्य शासन को लेकर लोगों के जहन में सवाल है, क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, आप बिल्कुल बजा हैं, आप सही कह रही हैं कि हमारा कुछ रवायत सी बन गई है कि जो आखिरी साल होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसको पूरा नहीं करने देते, और गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि 4 साल के बाद आखिरी साल हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन इस बार जो एक पॉजिटिव चीज है, और हम आपकी तरह हम भी बड़ी शक की निगाह से इसको देख रहे थे, बहुत से तजिया निगार, लेकिन हम बार बार उनको तसल्ली और यकीन दहानी करवा रहे थे कि नहीं, इस बार एक पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ है। मैं समझती हूँ कि 74 साल में ये पहली बार होगा इंशाल्लाह 3 तारीख को कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने जा रहा है, उसमें वाकई जो अंपायर है वो न्यूट्रल है, और उसकी बड़ी एक प्रूफ ये है कि जो हमने देखा है ऑपोजिशन की जो जमातें हैं, माजी में भी हमने देखा कि उनको इकट्ठा किया गया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद जो पावर शेयरिंग की है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची में शेयर दे रही है जमात इस्लामी को भी, MQM को भी, यानी कि साथ लेके लोग चल रहे हैं। और इनकमिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो PMLN से हैं, शहबाज शरीफ है, और हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ में जो एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, वो दूसरी जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल आसिफ अली जरदारी हैं, वो उनमें कॉन्फिडेंस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 4 साल में सब इतने घबरा गए हैं इमरान की वजह से। ये सहरा इमरान को जाता है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी हमें बैरक्स में वापस भेजने पे मदद की है, सबके चेहरों से नकाब उतरा है, और मैं समझती हूँ पहली बार एक सियासी, एक पार्लिमानी प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो तरीका है लाने का, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो पहली बार हो रहा है। और ये एक छोटा सा स्टेप है, एक पहला कदम है जमहूरियत की तरफ, और मैं समझती हूँ कि इट सीम्स लाइक वेरी पॉजिटिव स्टेप, खुश आइंद हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स इज एनीवन्स गेस। आई थिंक देयर इज इनफ प्रेशर फ्रॉम पीपल लाइक योरसेल्फ, एंड आई थिंक देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ, मतलब पिछले 4 साल में सब लोगों ने देखा है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स से, ये पपेट बिहेवियर से सियासी जमातों को कितना नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि जितने रेजिस्टेंस दी है, चाहे वो रेहाम खान हो, उनको कोई
प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो मरियम नवाज हो, उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मौलाना फजलुर रहमान, एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हमने उनको पिछले 4 साल में देखा है। जब वो यंगर ईयर्स में ऐसे हमने नहीं देखा, और मैं समझती हूँ कि मैं वो जिंदगी की पहली इनिंग्स, फाइनेस्ट इनिंग्स खेल पाई। सो हमने चेंज देखा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी अगर आप उनकी स्पीचेस देखें, अगर आप उनके बयान देखें, तो ये माजी का मियां नवाज शरीफ नहीं है, ये एक मुख्तलिफ रंग में आप देख रहे हैं। तो एक चेंज आया है। इट्स नॉट परफेक्ट बाय एनी स्टैंडर्ड्स, बट यू नो एवरी लिटिल हेल्प्स। तो ये छोटा सा जो चेंज आया, ये भी मैं समझती हूँ कि कोई चमत्कार से कम नहीं है। रिहाम, आपने सब कुछ बताया कि अब कौन कौन किस रेस में है और कौन कितना मैच्योर अपनी स्पीचेस से लेकर अपने पब्लिक बिहेवियर में दिखाई दिया है। लेकिन इन सबसे अलग आपकी सालगिरह भी आने वाली है, जिसका जिक्र आपने अभी किया, और उसी दिन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना भी इमरान खान को करना है। आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं? अगर मैं पूछूं, जन्मदिन, आपके जन्मदिन के दिन एक गिफ्ट अगर आपको मिलना हो पाकिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान से हमें जो एतराज़ात थे कि वो जमहूरी नहीं है, कि वो डिक्टेटोरियल है, तो मेरा ख्याल है कि मैं किसको देखना चाहती हूँ इज इमटीरियल, इररेलेवेंट। हम नहीं चाहते कि दोबारा सिलेक्शन हो, और जो नाम सामने रखा गया है वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उन्होंने मुश्तरका तौर पे सजेस्ट किया है शहबाज शरीफ साहब का, और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि वो हमारे प्रीमियर है। मैं आपको यही बात कह रही थी कि ये जो धचका लगा है सियासी जमातों को इमरान के आने की वजह से, और ये जो एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो समझ बैठे हैं, और जिस तरीके से आपस में एक मफाहमत कह लें या एक डिस्कशन चल रही है, ये पार्लिमानी नॉर्म्स के मुताबिक है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वही है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उन्हीं को मेरा ख्याल है कि यही डिसाइड किया गया है। और हमारी इतलात ये है कि जो इमरान को लेके आए हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब काम सही किया जाए। अभी मुझे खबर आई है कि 184 से ज्यादा डॉलर तजावज कर गया है, 184 प्लस रुपी टू द डॉलर। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल चल नहीं सकती। और शहबाज शरीफ साहब की अपनी फैमिली भी जो है, मरीम नवाज साहिबा भी ये कहती हैं कि वो तबन ही बहुत एक पुरअमन किस्म की शख्सियत है। वो काम In association with Tirupati Sun Pride Sunflower Oil, my pride of good health. In association with Philips All-in-One, all you need.